Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today I am here for discussing important question which is always asked in interview from strength of material subjects. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से इंटरव्यू में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है उस पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कुल यहाँ पर 30 क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया हुआ है। आप डिप्लोमा पास हो चाहे बीटेक हो, आपने सोम जरूर पढ़ा होगा और ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और यही बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछा जाता है। किसी भी इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो आपसे पहले पूछता है आपके काम के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप उसको एक्सपीरियंस अपने टीचिंग से रिलेटेड बताते हैं, अगर कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर पूछेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो अगर आप वहाँ पर सोम बोलते हैं तो आपको सोम से पहले बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि बेसिक क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं। जैसे जैसे आप बताते जाते हैं वैसे वैसे आपका क्वेश्चन का लेवल टफ होते जाता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि जनरली घबराहट होती है कि हम क्या सटीक आंसर बताएं कि उससे सामने वाले को सही लगे, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और स्टार्ट करने से पहले ये बात कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आपने इसको पढ़ा भी होगा, इस चीज़ को बहुत बार पढ़े होंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं। जनरली लोग इसको आंसर करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता है। स्ट्रेस क्या है, देखिए फोर्स ही होता है लेकिन ये रेसिस्टेंस करता है, वह फोर्स जो कि बॉडी को रेसिस्ट करता है और वो पर यूनिट एरिया लगता है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, स्ट्रेस है। अब फोर्स पर यूनिट एरिया तो आपका जो प्रेशर होता है वो भी होता है, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर के टर्म्स में यूज करते हैं एंड इंटरनल फोर्स यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया यूज करेंगे हम लोग किसके टर्म में, स्ट्रेस के टर्म में। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होगा कि रेसिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया कहेंगे या फिर इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया कहेंगे किसी बॉडी का, वो का क्या हमारा स्ट्रेस होगा। और इस स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखते हैं एफ डिवाइडेड बाई में, एफ जो स्ट्रेस होगा, पी एक्सटर्नल लोड होगा, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन है रेशियो होता है किसका, तो देखिए स्ट्रेन जो डायमेंशन लेस होता है, जानते हैं कि चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ जो होता है, डायमेंशन जो है देखिए रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। या तो लेंथ के रिस्पेक्ट में हम लोग चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ करें, या फिर विड्थ के रिस्पेक्ट में या फिर उसके डेप्थ के रिस्पेक्ट में, तो वो सभी क्या होते हैं, स्ट्रेन ही होंगे। जो भी डायमेंशन हम चेंज करेंगे, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। आपको अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ कहेंगे, एरिया के रिस्पेक्ट में चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया। तो ये सभी क्या होंगे, यहाँ पर स्ट्रेन आ जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के डिफरेंट काइंड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड स्ट्रेस के कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस किया है कि यहाँ पर दो तीन तरह के स्ट्रेस के बारे में दिखाएं कि नॉर्मल स्ट्रेस कौन से होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल के बाद शियर स्ट्रेस होता है और उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होते हैं। तीन तरह के स्ट्रेस है। पहला स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हम लोग नॉर्मली डिफाइन करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस अकर्स व्हेन फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। जब फोर्स सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा उस समय जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको कहेंगे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस तब कहेंगे जब फोर्स पैरेलल होगा सरफेस एरिया का, तब जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो होगा हमारा शियर स्ट्रेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तब कहेंगे जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अकर्स व्हेन ए फोर्स सच एज एक्ट सच देयर क्रिएट इंक्रीज इन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर है उस समय जो स्ट्रेस जनरेट होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा। ठीक है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अकर्स व्हेन ए फोर्स एक्ट सच दैट इट क्रिएट्स इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम को इंक्रीज करने में आता है जब स्ट्रेस उस समय से, तो उसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिमिलरली आपको स्ट्रेन के टाइप भी पूछे जाएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लीनियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन हो गया, शियर स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। तीन तरह के स्ट्रेन भी आएंगे। लीनियर स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ हो गया। शियर स्ट्रेन आ जाएगा आपका, शियर स्ट्रेन डिफाइन द रेशियो ऑफ चेंज इन शियर डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, शेयर डायमेंशन इनटू द ओरिजिनल डायमेंशन हो जाएगा आपका। और वॉल्यूमेट्रिक में चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। देखिए जितने भी होते हैं स्ट्रेन में, स्ट्रेन का फॉर्मूला में आप कोई भी देखेंगे तो चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन में ही आते हैं। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज किए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आपको डायमेंशन के रिस्पेक्ट में चेंज किए कोई भी तो शेयर में आ गया, लेंथ में चेंज किए तो वो लीनियर में आ जाता है। ठीक है,
ये हो गया आपका स्ट्रेन का टाइप्स। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, तो ये देखिए ये भी एक रेशियो होता है जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और इस जी से डिनोट करते हैं। रेशियो किसका होता है, तो शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है, उसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इट इज ऑल्सो रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है आपका, उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। देखिए जनरली पूछ लिया जाता है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डिफाइन बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो देखिए बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करेंगे, और ये होता क्या है, ये भी एक रेशियो ही होता है जो कि हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो में इसको लिखते हैं। ये अप्लाई कब होता है, व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू एन यूनिफॉर्म डायरेक्ट स्ट्रेस। जब किसी बॉडी पे यूनिफॉर्म डायरेक्ट स्ट्रेस अप्लाई हो रहा हो और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उस समय डायरेक्ट स्ट्रेस का जो रेशियो बनेगा, नॉर्मल स्ट्रेस का जो रेशियो बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको हम लोग कहेंगे क्या, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो आपको ये लाइन जरूर वहाँ पर बतानी है कि व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू एन यूनिफॉर्म डायरेक्ट स्ट्रेस, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म डायरेक्ट स्ट्रेस में हो और तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उस समय का जो रेशियो बनता है, उस समय का रेशियो नॉर्मल स्ट्रेस का या डायरेक्ट स्ट्रेस का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में कहलाएगा उसको बल्क मॉडुलस। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन का। देखिए सातवां जो क्वेश्चन है 7th, डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसको कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी पर यूनिट लेंथ आ जाता है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। और लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डी एल बाई एल के लिए हो जाता है। लेटरल स्ट्रेन कहेंगे हम लोग पर यूनिट लेंथ के लिए, वो भी आएगा हमारे, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, तो हो जाता है आपका लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू। नेक्स्ट है डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कहेंगे, तो इट इज़ द ऑल्सो रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस बाई परमिसिबल स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस, दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू। स्टेबिलिटी क्या होता है, तो स्टेबिलिटी होता है किसी भी मटेरियल की एबिलिटी होती है कि उस लोड को बेयर कर सके विदाउट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन होने से पहले तक। अगर कोई मटेरियल की स्टेबिलिटी पूछा है, स्टेबिलिटी क्या है, तो स्टेबिलिटी क्या होता है कि मे बी डिफाइंड द एबिलिटी ऑफ मटेरियल। स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विच टू विथस्टैंड हाई लोड, हाई लोड को विथस्टैंड करता है विदाउट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन होने से पहले तक का, तब कहेंगे कि कितना ज़्यादा ये स्टेबल है। सपोज किसी मेटल पे हमने 3 हैमरिंग किए और वो ब्रेक नहीं हुआ, किसी मेटल पे 4 हैमरिंग किए वो ब्रेक हो गया, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कितनी थी, 3 हैमरिंग कैपेसिटी थी उसको बेयर करने की, तो उसकी स्टेबिलिटी इतनी मापी जाएगी। कितने देर तक किसी लोड को बेयर कर पाता है बिना डिफॉर्म हुए, उसी को कहेंगे स्टेबिलिटी। डिफाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है आपसे। कंप्रेसिव स्ट्रेन और स्ट्रेन क्या होते हैं, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी विच सब्जेक्टेड टू 2 इक्वल एंड अपोजिट पुशेज। देखिए कंप्रेसिव दोनों ही वर्ड किया गया है। कंप्रेसिव का मतलब होता है कि किसी बॉडी पे अगर इसको पुशेज में, यानी कि इस तरह का अगर लोड इस पर रिसीव हो रहा है तो इसको कहेंगे कि इसमें ये कंप्रेशन में है, लेकिन जब इसको अपोजिट डायरेक्शन से इस तरह से मिल रहा होता है तो इसको कहेंगे हम क्या, ये टेंशन में होता है। तो कंप्रेसिव दोनों ही पूछा रहा है, लेकिन पूछ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, तो उस स्ट्रेस के लिए क्या कहेंगे, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी, बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस होगा कब, व्हेन सब्जेक्टेड टू 2 इक्वल एंड अपोजिट पुशेज एज ए रिजल्ट विच इज देयर इन डिक्रीज इन लेंथ, जब लेंथ को वो डिक्रीज कर रहा होगा तो उसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। एंड जब रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेन, जब उसकी लेंथ इंक्रीज करने की अवस्था में होगी तब उस स्ट्रेन को कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन, और डिक्रीज करने पर आएगी तो कहेंगे हम उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। डिफाइन शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन क्या होते हैं, द शियर स्ट्रेस द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच आर एक्टिंग tangentially across the resisting section as a result of which body tends to shear of a cross section is known as shear stress। ठीक है, देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस जनरली जो किसी बॉडी में इंड्यूस कब होता है, जब दो बराबर और अपोजिट फोर्स उस पर लग रहे हो पूरे बॉडी के अक्रॉस द रेसिस्टिंग सेक्शन, जितने सेक्शन हमारा रेसिस्ट करने वाला है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अप्लाई हो रहे तो उस केस में हमारा शियर स्ट्रेस लगता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आता है उसको हम लोग शियर स्ट्रेन बोलते हैं।
पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछा गया है क्वेश्चन को पॉइजन रेशियो के लिए। तो पॉइजन रेशियो और कॉन्ट्रैक्शन रेशियो दो चीज़ें होती हैं, ध्यान देंगे। कॉन्ट्रैक्शन रेशियो मैं बोल रहा हूँ वो भी पूछा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन रेशियो क्या होता है? तो पॉइजन रेशियो में हो जाता है इट इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये जब इलास्टिक जोन में होगा तब इसको कहेंगे हम लोग पॉइजन रेशियो, और यही जब नॉन इलास्टिक जोन में होगा, इलास्टिक जोन में नहीं नॉन इलास्टिक जोन में होगा, तब इसी रेशियो को कहेंगे हम लोग पॉइजन रेशियो। ध्यान रहे फॉर्मूला सेम होता है, लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेकिन लेटरल स्ट्रेन के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं? नेगेटिव साइन वहाँ पर यूज करते हैं। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, देखिए लीनियर या फिर लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट। जब मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक होता है तब इलास्टिक लिमिट यानी कि इलास्टिक जोन तक रहता है, तभी हम उसको कहेंगे पॉइजन रेशियो। ये वर्ड जरूर यूज करना पड़ेगा बताते समय कि मटेरियल हमारा कब कहाँ तक है? इलास्टिक जोन में या इलास्टिक लिमिट तक है, तभी उसको कहेंगे हम लोग पॉइजन रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इस चीज़ों को आप डिफाइन नहीं करेंगे तो आपका आंसर आधा अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो उस समय ये बात बताना जरूरी है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन है कब? इलास्टिक जोन तक या इलास्टिक लिमिट तक। जब ये जैसे नॉन इलास्टिक जोन में जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन रेशियो में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप पूछा जाता है कि क्या रिलेशन है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो के बीच में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बार इसको पूछा जा चुका है, तो उम्मीद है आपको याद ही होगा। इज इक्वल टू 2g1 + म्यू होता है, जहाँ जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इलास्टिसिटी, और म्यू यहाँ पर पॉइजन रेशियो होते हैं। हुक्स लॉ क्या होते हैं? हुक्स लॉ के बारे में भी उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि इट इज़ द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है स्टेट बताता है, रेशियो बना लेते हैं स्ट्रेस टू स्ट्रेन का। ये कहता है कि स्ट्रेस किसी भी मटेरियल में जितना स्ट्रेन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें लगने वाले स्ट्रेस का, यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें लगने वाले स्ट्रेन के। तो इसको कहते हैं क्या? ये हुक्स लॉ होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लग जाता है, यहाँ पर ये स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ से डिफाइन होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन में, ठीक है। तो हुक्स लॉ आ जाता है यहीं से, ये डिफाइन करता बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेन ऑफ मटेरियल प्रोपोर्शनल टू दैट अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। इलास्टिक लिमिट बताना बहुत जरूरी है, ये आपको इसी का यही आपका की पॉइंट होता है कि जो बता रहा है उसका ज़्यादा सही होता है, जो नहीं बोल रहा होता है वो उसका थोड़ा सा कम सही होता है। तो यही चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर यही छोटी छोटी चीज़ें आपको देखेगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ पर चीज़ों को आप अच्छे से उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप चीज़ को इतना ज़्यादा आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है कि कितने तरह के बीम होते हैं। तो बीम के बारे में सब लोग जानते होंगे कि जितने तरह के बीम होते हैं, कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड, ओवर हैंगिंग, कंटिन्यूअस, फिक्स एंड और प्रोप कैंटिलीवर। एक डायग्राम बना के भी समझा देते हैं। कैंटिलीवर बीम जहाँ पर एक तरफ से सपोर्ट होगा कैंटिलीवर होगा। सिंपली सपोर्ट का मतलब ऐसा बीम जो दोनों साइड से ये सिंपली सपोर्टेड होगा, कुछ इस तरह का होगा। ओवर हैंगिंग जो बीम होगा वो एक साइड से ओवर हैंगिंग होगा, चाहे बोथ साइड से ओवर हैंगिंग होगा। देखिए ये वन साइडेड ओवर हैंगिंग है और ये हो गया आपका बोथ साइडेड का ओवर हैंगिंग, ठीक है। तो ये ओवर हैंगिंग हो गया। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि ऐसा बीम जिसमें दो या दो से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस बीम। फिक्स एंड बीम का मतलब हो गया कि ऐसा बीम जो कि दोनों तरफ से फिक्स्ड होते हैं, इसको हम लोग फिक्स्ड बीम कह लेंगे। और प्रोप कैंटिलीवर का मतलब हुआ कि कैंटिलीवर ही रहेगा लेकिन यहाँ पर सपोर्ट भी इसमें रहेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो ये हो गए 6 तरह के आपके बीम के बारे में। अब बात कर लेते हैं और नेक्स्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ लोड दैट एक्ट ऑन ए बीम। बीम पर कितने तरह के लोड होते हैं? 3 तरह के लोड जनरली अप्लाई करते हैं। एक होता है पॉइंट लोड, दूसरा होता है यूडीएल, और तीसरे जो आएंगे वो यूवीएल, कुछ इस तरह का होता है। देखिए यहाँ पर ये वो इस तरह से रहते हैं, तो ये आता है यूवीएल। ये पॉइंट लोड, ये यूडीएल और ये यूवीएल होते हैं, 3 तरह के। डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट कितने तरह के होते हैं? हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। इस सपोर्ट को कहेंगे फिक्स सपोर्ट है, ये सपोर्ट को फिक्स सपोर्ट कहेंगे। हिंज सपोर्ट जो होता है कुछ इस तरह का हिंज सपोर्ट आएगा, और जो रोलर सपोर्ट होंगे, रोलर सपोर्ट कुछ इस तरह के रोलर सपोर्ट का नोटेशन आता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका रोलर सपोर्ट की वैल्यू। नेक्स्ट है व्हाट इज शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए बहुत बार पूछा जाता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है क्या। एक लाइन में अगर आप उसको बताना चाहें तो शियर फोर्स डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शो वेरिएशन इन शियर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ ए बीम। बीम के लेंथ के अलोंग शियर फोर्स में जो वेरिएशन चेंज करने का डायग्राम बनाते हैं उसी वेरिएशन वाले डायग्राम को कहते हैं शियर फोर्स डायग्राम। यानी कि बीम का शियर फोर्स कहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ पर बढ़ रहा है, कहाँ पर घट रहा है, इस डायग्राम को दिखाने वाले डायग्राम को हम लोग कहेंगे शियर फोर्स डायग्राम।
सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी यही है, जो वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट को शो करे उसको कहेंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम आपको याद होगा कि जैसे पॉइंट लोड अगर हम सिंपली सपोर्टेड का बनाएं, सिंपली सपोर्टेड का अगर हम शियर फोर्स डायग्राम इस तरह का बनाएं तो ये डायग्राम जो बनता है कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, तो देखिए ये डायग्राम हमको शियर फोर्स क्यों करेंगे, शियर फोर्स बता रहा है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव में जा रहा है, यहाँ पर निगेटिव में आ रहा है, तो इस डायग्राम को हम कहेंगे क्या, शियर फोर्स डायग्राम है। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी वही चीज़ होता है कि इसमें जो वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट को शो करता है उसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि वह पॉइंट होता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, चाहे बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे जीरो हो रहा है, दैट इज द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंजेड इज साइन फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि वह पॉइंट, जैसे कि ये हमारा बीम है और बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना हुआ है, तो शियर फोर्स डायग्राम इसमें सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगा, जीरो भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में 21 स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूलर बर्नौली इक्वेशन या फ्लेक्चर फार्मूला या फिर इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग, तीनों ही एक ही नाम है। यूलर बर्नौली इक्वेशन हो, फ्लेक्चर फार्मूला हो या फिर इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग हो, तीनों का फार्मूला यही होता है, एफ बाई वाई एम बाई आई एंड ई बाई आर। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। प्लास्टिक स्ट्रेन जो होते हैं 10 से 15 टाइम्स है इलास्टिक स्ट्रेन का। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हमने यहाँ पर इसको ऐड जरूर किया हुआ है, ये भी जनरली आपसे पूछ ले जाते हैं कि प्लास्टिक स्ट्रेन जो होता है इलास्टिक स्ट्रेन का कितना टाइम्स होता है, तो 10 to 15 टाइम्स होता है। टेंशन टेस्ट किस पे कंडक्ट करते हैं, तो यूटीएम पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर टेंशन टेस्ट को उसको कैरी किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। बॉशिंगर इफेक्ट क्या होता है, द डाइवर्जेंस बिटवीन टेंशन एंड कंप्रेशन रिजल्ट इज एक्सप्लेन बाय बॉशिंगर। जो डाइवर्जन होता है टेंशन और कंप्रेशन रिजल्ट के बीच में, टेंशन का मतलब कि किसी मेटल किसी बॉडी पे टेंशन फोर्स लगा के उसको ब्रेक कराना कि किसकी टेंसाइल कैपेसिटी कितनी है, और कंप्रेसिव फोर्स लगा के ब्रेक कराना कि उसकी कंप्रेसिव फोर्स की कैपेसिटी कितनी है, उसके बीच के डाइवर्जेंस जो होते हैं उसको एक्सप्लेन करता है कौन, बॉशिंगर। और उस एक्सप्लेन वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, बॉशिंगर इफेक्ट कहते हैं। टेंशन टेस्ट हमेशा याद रखेंगे, टेंशन टेस्ट में डक्टाइल मटेरियल को परफॉर्म करते हैं 45 डिग्री पे और ब्रिटल मटेरियल को परफॉर्म करते हैं 90 डिग्री एंगल पे, जबकि कंप्रेशन टेस्ट में डक्टाइल मटेरियल परफॉर्म होगा 90 डिग्री पे और ब्रिटल मटेरियल परफॉर्म होगा 45 डिग्री पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप VVI जरूर टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, विच मेथड ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ स्ट्रक्चर। डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कौन सा मेथड को यूज नहीं करते हैं, तो एनर्जी मेथड का यूटिलाइज नहीं होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल हिंज, ठीक है, विच स्लाइडर हिंज और स्लाइडर, विच मेथड इज नॉट अप्लीकेबल फॉर डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन। डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन के लिए जब इंटरनल हिंज और स्लाइडर मौजूद हो तब कौन सा मेथड का यूटिलाइज करेंगे, तो उस समय जो मेथड का यूटिलाइज करेंगे उसका हम लोग क्या नाम है, एरिया मोमेंट मेथड, डबल इंटीग्रेशन एंड मैकुले मेथड। ये तीन मेथड होते हैं जब इंटरनल हिंज और आपका स्लाइडर वहाँ पर मौजूद होता है बीम पर, तब उस समय हम लोग डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन में इन तीन मेथड का यूटिलाइज करते हैं। फॉर सेम स्ट्रेंथ एंड सेम स्ट्रेस वेट ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज मिनिमम, वेट ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम स्ट्रेस के लिए सेम स्ट्रेस का कंडीशन है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन और एक सर्कुलर सेक्शन, इन दोनों का क्या करा कि वेट किसका, वेट हमेशा रेक्टेंगुलर सेक्शन का मिनिमम होगा, वेट इसका क्या होगा, मिनिमम होगा, इसका मिनिमम होगा वेट, एंड वेट ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, सर्कुलर का मैक्सिमम होगा, रेक्टेंगल का मिनिमम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। ठीक है।